दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। आज हम लोग जिस टॉपिक को करने वाले हैं वह है पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसके आज 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी मांसपेशी ऊर्जा या ऑप्शन डी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा वह यांत्रिक ऊर्जा है जो उस पदार्थ के आयतन या आकार को विकृत करने के कारण उस पदार्थ के अंदर संग्रहित हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र होता है क्या? U इज इक्वल टू 1/2 K डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे K क्या है? यहाँ पे K है आपका पदार्थ का नियतांक यानी कि कांस्टेंट है, और आपका X क्या है? तो आपका विकृत का माप है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है। ऑप्शन ए लचीलापन, ऑप्शन बी सरकन, ऑप्शन सी सुघटियापन, ऑप्शन डी प्रत्यास्थपन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुघटियापन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? यदि किसी पदार्थ को भार लगाकर विकृत किया जाए लेकिन भार हटाने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आए, अगर प्रारंभिक अवस्था में आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थपन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इलास्टिसिटी। लेकिन अगर नहीं आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? सुघटियापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इसको क्या होता है? प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? ठीक है, ऑप्शन ए स्याही सुखाकर, ऑप्शन डी ठोसकरण क्रिया, ऑप्शन सी केशिका होगा, केशिका क्या कैपिलरी क्रिया, या ऑप्शन डी वाष्पीकरण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशिका या केशिकत्व भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश से बोलते हैं कैपिलरी प्रोसेस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जल के गिरते हुए बूंद किस गुणधर्म का गोलाकार होती है? ऑप्शन ए जल का पृष्ठ तरण, ऑप्शन बी जल का केशिकत्व, ऑप्शन सी जल की संपीड़नशीलता, ऑप्शन डी जल की सयांता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जल का पृष्ठ तरण ये बोल के यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तरण यहाँ कुछ नहीं है, पृष्ठ तरण, जिसको बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ही जो है आपका गिरते हुए बूंद या जो द्रव का कोई भी द्रव का बूंद जो है गोलाकार होने के कारण यही है क्या? सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक आदर्श तरल पदार्थ है। ऑप्शन ए बहुत श्यानपूर्ण है, ऑप्शन बी न्यूटन के श्यान नियम के अनुसार होता है, ऑप्शन सी वर्धित प्रवाह में माना जाता है, ऑप्शन डी घर्षण रहित और असंपणीय होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घर्षण रहित और असंपणीय होता है। ठीक है, देखिए अगर बात करें कि वास्तव में कोई भी लेकिन तरल जो है ना वह आदर्श तरल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर बोल दिया है कि ऐसा क्या होना चाहिए तो घर्षण रहित और असंपणीय होता है, उसी को आदर्श तरल हम मानेंगे, लेकिन वास्तव में कोई ऐसा है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है, यानी कि कॉर्क को भी रखते हैं और कील को रखते हैं, तो कॉर्क क्या होता है? तैरता है, जबकि कील डूब जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? ऑप्शन ए कॉर्क का घनत्व पानी घनत्व से अधिक, ऑप्शन बी लोहे के कील का घनत्व पानी घनत्व से अधिक, ऑप्शन सी लोहे के कील का द्रव्यमान कॉर्क के द्रव्यमान से अधिक, ऑप्शन डी कॉर्क का द्रव्यमान लोहे के कील के द्रव्यमान से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण वह डूब जाता है। और जो कॉर्क का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। तो कम होता है इसलिए वह तैरता है, जिसका घनत्व अधिक होगा वह डूब जाएगा। तो लोहे के कील का घनत्व क्या है? अधिक है, इसलिए वह डूब जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 उपप्लावकता
यानी कि बायोन्सी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने वाले श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ऑप्शन ए नील्स बोर, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी केपलर या ऑप्शन डी केन रदरफोर्ड। तो क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है उपलब्धता हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उत्प्लावन बायोन्सी का केंद्र हमेशा कहाँ होता है? ऑप्शन ए गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है, ऑप्शन बी विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है, ऑप्शन सी गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है, ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के क्या होता है? संपाती होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? ऑप्शन ए न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन बी फैराडे का नियम, ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत या ऑप्शन डी ओम का नियम। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? हम लोग क्या थोड़े पर पढ़ते थे? आर्किमिडीज नियम के सिद्धांत के अनुसार ही जो है बायोन्स फोर्स होता है, जिसके कारण जो है कोई वस्तुएं पानी में तैरती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी घर्षण और ऑप्शन डी उत्प्लावन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्लावन बल जो है ऊपर की तरफ लगता है। किसको कहते हैं उत्प्लावन? कि किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, उत्प्लावन बल पर ही नाव हो गया, जलयान हो गया, ये सब क्या होता है? तैरता है। ठीक है, इसी प्रकार करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यांत्रिक बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी उत्क्षेप या ऑप्शन डी दबाव। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावन बल को ही उत्क्षेप बल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। ऑप्शन ए नीचे की ओर, ऑप्शन बी ऊपर की ओर, ऑप्शन सी विपरीत दिशा में और ऑप्शन डी समान दिशाओं में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जल पानी है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसका भार करेगा नीचे की तरफ कार्य और उसका बल जो उत्क्षेप बल है वो ऊपर की तरफ करेगा। दोनों विपरीत दिशा हुआ ना, तो विपरीत दिशा में करता है कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? एक नंबर ऑप्शन नंबर ए उत्क्षेप, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी बलाघूर्ण, ऑप्शन डी खिंचाव। तो अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि यह तरल है, इस तरल के ऊपर जो है इस तरह से ऊपर की ओर बल जो कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन या उत्क्षेप बल बोलते हैं। तो ये लंबवत भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा तरल के? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्क्षेप या उत्प्लावन बल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी पनडुब्बी, ऑप्शन डी आपका ओडोमीटर। तो इसमें से हाइड्रोमीटर आपका जो है आर्किमिडीज पर है, उसके बाद आपका पनडुब्बी भी है और आपका लैक्टोमीटर भी है, लेकिन ओडोमीटर जो है यह जो है आपका आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, उत्प्लावन बल का डैश द्रव्यमान के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी परिमाण या ऑप्शन डी ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी परिमाण। उत्प्लावन बल का परिमाण जो है द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। इसी कारण उत्प्लावन जो बल है तरल के घनत्व क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या है? दबाव को डैश से मापा जाता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान एवं घनत्व, ऑप्शन बी बल एवं दूरी, ऑप्शन सी किए गए कार्य या ऑप्शन डी बल एवं क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी बल एवं क्षेत्रफल। दबाव को हम लोग कैसे मापते हैं, दबाव का अगर फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, प्रेशर का, तो क्या होता है, फोर्स बाई पर यूनिट एरिया, ये ना होता है। तो किससे माप रहे हैं, बल से और क्षेत्रफल से। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसके दाब पर प्रति का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी कम हो जाएगा, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगा, या ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इस बात को समझिए, जब आपका ये फोर्स प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। अब क्या बोल रहा है कि बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। तो बात को समझिए, यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, यानी कि विलोमानुपाती किसके है, क्षेत्रफल के है। अगर आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो आपका प्रेशर क्या होगा, घटेगा, तभी ना होगा, क्योंकि क्या है, विलोमानुपाती है। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पर क्षेत्रफल अगर बढ़ रहा है तो आपका जो दबाव होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ऊंचाई पे उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब डैश होता है। ऑप्शन ए बाहर के समान होता है, ऑप्शन बी बाहर से कम होता है, ऑप्शन सी बाहर की तुलना में अधिक होता है, या ऑप्शन डी समुद्र के तल पर समान वायुमंडल दबाव होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाहर की तुलना में अधिक होता है। अगर बाहर की तुलना में अगर कम होगा तो क्या होगा, मान लीजिए अगर पेन ले जाते हैं तो पेन का जो स्याही है वो जो है बहने लगेगा पीछे की तरफ से, या आप जो है खुद जो है मनुष्य का जो है क्या, नाक से खून बहेगा, क्योंकि प्रेशर कम हो गया बाहर का, तो बाहर का प्रेशर कम हो गया तो अंदर से जो प्रेशर है वो बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब बाहर का प्रेशर अधिक होने पर क्या होता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बाहर की तुलना में अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, एक निश्चित ताप पर वायु का दाब डैश के अनुपातिक होता है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी आयतन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व के समानुपातिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी दबाव, ऑप्शन डी कार्य। तो क्या बोल रहा है, मास पर वॉल्यूम क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, घनत्व होता है। क्या होता है, घनत्व, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कारणों में से किसी कारण बादल आकाश में तैरते हैं। ऑप्शन ए निम्न ताप, ऑप्शन बी निम्न दाब, ऑप्शन सी निम्न घनत्व, ऑप्शन डी निम्न गति। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, निम्न घनत्व, निम्न घनत्व, ऑप्शन नंबर सी। बादल के आकाश में तैरने का उनका निम्न घनत्व ही है। ठीक है, कम घनत्व होने के कारण ही बादलों का भार वायु में कम रहता है और वे तैरते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से अधिक होता है, पानी से कम होता है, पानी के समान होता है या शून्य होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है, कम होने के कारण ही वो तैरता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का घनत्व अधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और पानी का घनत्व निम्न होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का आयतन, पानी का घनत्व अधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और पानी का आयतन निम्न होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो अभी घनत्व अधिकतम पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान होता है। ऑप्शन ए ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस पदार्थ की क्या है, एक अवस्था है जिसकी पहचान कैसे करेंगे, उसके आकार से, आयतन से, स्वरूप में परिवर्तन से। ठीक है, तो यहाँ पे तापमान से कोई इसका संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी वाष्प। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ठोस। ठीक है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक क्या होता है, दृढ़ होता है, उसे ही उस पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस में अणु क्या होता है, बहुत पास पास होता है। पास पास होने के कारण क्या होता है, इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, अगर बात करें किसमें आकर्षण सबसे अधिक होता है तो ठोस में, उसके बाद किसमें होता है, द्रव में, और उसके सबसे कम किसमें होता है, आपका गैस में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर ए ठोस। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अन्य दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।